जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये क्या बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि डायवर्जन ऑफ फंड्स माने जिस उद्देश्य के लिए आप पैसा लें, उस उद्देश्य से भटक कर पैसा कहीं और लगा दें, ये एक बहुत गंभीर आर्थिक अपराध है। आर्थिक अपराध में अगर वित्तीय मामले में देखा जाए, जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो अक्सर इस अपराध को करती हैं। और जब ये अपराध पकड़ा जाता है तो उनको बड़े गंभीर परिणाम झेलने पड़ते हैं। जैसे आपको पता है कि अनिल अंबानी साहब के पीछे आजकल हिंदुस्तान की सारी संस्थाएं पड़ी हुई हैं और यहां तक की आशंका जताई जा रही है कि अनिल अंबानी साहब किसी भी दिन गिरफ्तार हो सकते हैं। कारण यह है कि उन्होंने जो पैसा उन्हें मिला एक कंपनी में लगाने के लिए, वहां न लगा के उन्होंने पैसा कहीं और लगा दिया। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और ये कॉरपोरेट्स नॉर्मली करते हैं और हमको इसके बारे में सतर्क होना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी की दो कंपनियां हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का मतलब उसमें उसने अपने जो शेयर धारक हैं उनके साथ कुछ शेयर नहीं किया, सारी की सारे अंश पूंजी उसके पास हैं या उसके मित्र और रिलेटिव्स के पास, वो हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब यह हुआ कि आपने शेयर बाजार से पैसा उठाया है, आपने बाजार में सेबी के माध्यम से सेबी का अप्रूवल लेके एक प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसके बाद जनता से आपने लाखों करोड़ों रुपए लोगों से पैसा उठाया। जैसे आप जानते हैं शेयर मार्केट का जब उतार चढ़ाव आप देखते हैं, अब रिलायंस इंडस्ट्री है या टीसीएस है या इन्फोसिस है, ये सारी वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें केवल जो प्रोमोटर्स हैं, अनिल अंबानी साहब, ये मुकेश अंबानी साहब या नारायण मूर्ति जी ही शेयर धारक नहीं है, उनके बहुत लाखों करोड़ों शेयर धारक है। जब शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो लाखों करोड़ों लोग अमीर हो जाते हैं और शेयर के दाम गिरते हैं तो लाखों करोड़ों लोग गरीब हो जाते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें केवल उसके शेयर हैं, और दूसरी ऐसी कंपनी है जिसमें लाखों करोड़ों शेयर धारक हैं। अब वो देखिए बदमाशी क्या हो सकती है। होता यह है, मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने माल बेचा 100 रुपए का पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, और यह दिखाया कि हमने 100 रुपए का माल बेचा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, और यह दिखाया कि हमने माल बेचा 110 रुपए का। अच्छा, मान लीजिए उसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सामान खरीद लिया, तो खरीदा माल 125 का और दिखाया माल 120 का बेचा, तो होगा क्या, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका प्रॉफिट तो ज्यादा बढ़ जाएगा और जो पब्लिक लिमिटेड जो वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसका प्रॉफिट घट जाएगा। अच्छा, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फायदा किसको होगा, जो प्रवर्तक है, जो प्रोमोटर है, उसको फायदा होगा। और जो वाइडली हेल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें लाखों करोड़ों शेयर धारक हैं, उसके अंदर क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा, उसमें नुकसान होगा जो जिन्होंने लोन दिया है या जिन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रॉफिट कमा के वो बड़ी बड़ी कोठियां खरीद सकता है, 6-6 मंजिला इमारत खरीद सकता है, बड़े बड़े जेट्स में घूम सकता है, उसके प्राइवेट जेट्स हो सकते हैं जैसे अनिल अंबानी साहब के पास हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, आलीशान जीवन जी सकता है और कह सकता है कि भाई वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी जिसमें शेयर धारक थे वो डूब गई तो मैं क्या करूं, ये तो पैसा जो मैं कमा रहा हूं ये अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कमा रहा हूं और कानून इसमें कोई बोल नहीं सकता। लेकिन अगर यह सिद्ध होता है कि फंड का डायवर्जन हुआ है या बैलेंस शीट का हेरफेर हुआ है तो यह दंडनीय अपराध है और बड़ा गंभीर अपराध है। आपको याद होगा आज से 20-22 साल पहले सत्यम एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी हुआ करती थी, मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और सत्यम, ये 4 बड़ी बड़ी कंपनियां आईटी इंडस्ट्री में होती थी हिंदुस्तान में, और रामलिंगा राजू उसके बड़े प्रमोटर हुआ करते थे, बड़े फेमस आदमी थे।
बल्कि उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड मिला था। और उनकी कंपनी में ऐसे डायरेक्टर थे जो कि सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो भारतवर्ष की है उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोफेसर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। लेकिन अचानक वो आए, उन्होंने प्रेस से कहा कि मैंने 7-8 हजार करोड़ का घपला कर दिया है और मैं कन्फेस करता हूं, और जेल चले गए और काफी लंबे समय से जेल में हैं। कारण क्या था? उन्होंने ये देखा कि जो उनकी आईटी कंपनी है उसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक नई कंपनी बनाई बिल्कुल सत्यम की उल्टी मयतास करके, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की कंपनी थी, और फंड वहां डाइवर्ट कर दिए। ये सोचा कि भाई रियल एस्टेट कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, उस प्रॉफिट को फ्लो बैक करूंगा, इस कंपनी में लगा दूंगा सत्यम में, और बैलेंस शीट की हेराफेरी करके उन्होंने सब काम किए। लेकिन वो जो रियल एस्टेट कंपनी थी वो भी डूब गई, तो उन्हें अपना कन्फेस करना पड़ा, जेल चले गए। तो डाइवर्जन ऑफ फंड्स, जिस चीज के लिए आपको लोन मिले, अगर आपको लोन मिलता है मकान खरीदने के लिए और आप उसको खरीद लेते हैं कार, या आप उससे शादी कर लेते हैं या विदेश यात्रा में चले जाते हैं, तो ये दंडनीय अपराध है। इसको डाइवर्जन ऑफ फंड्स में है। और अनिल अंबानी साहब पे इसलिए तलवार लटक रही है आजकल, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको डिफॉल्टर और फ्रॉड कंपनी घोषित कर रहा हो, कि उन्होंने डाइवर्जन ऑफ फंड्स किया है और बैलेंस शीट में हेराफेरी की है। अच्छा, अब इसी प्रकार से ये तो हो गया कॉर्पोरेट्स का मामला। अब आइए राजनीतिक दलों में। राजनीतिक दलों में भी अगर इस प्रकार के मामले आते हैं और इस प्रकार की शिकायतें आती हैं और इस प्रकार की कंप्लेंट्स आती हैं, और ये बताया जाता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को जिस प्रकार का काम कर रही है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स कर रही है, जिस चीज के लिए पैसा मिला उसे यूज ना करके कहीं और कर रही है, तो क्या ये दंडनीय अपराध नहीं और इसमें कठोरतम कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब इस मामले में देखिए, प्रशांत किशोर चाहे चुनाव हार गए, चाहे उन्हें 4% वोट मिला, लेकिन उनके प्रवक्ता गण जो बार बार आरोप लगा रहे हैं और एक एक करके आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप अनिल अंबानी साहब पे लगे हुए आरोप से किसी भी मामले में कम नहीं है। पहला आरोप उन्होंने ये लगाया कि 14,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का लोन, 14,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का लोन जो कि प्रोजेक्ट्स के लिए मिला था, उसको सरकार ने बिहार इलेक्शन में महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति महिला, 1.25 करोड़ महिलाओं को देकर चुनाव जीता और फंड डाइवर्जन किया। मैंने वर्ल्ड बैंक से लोन तो लिया किसी और चीज के लिए और उसको यूज कर लिया वोटों की खरीदी में और वोटों को मैनिपुलेट करने में और 3/4 बहुमत हासिल करने के लिए। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट पता चली कि वो चुनाव आयोग जिसका ये कर्तव्य था कि जब एक बार चुनाव आचार संहिता लग जाए उसके बाद पैसे के बंटवारों को उसी प्रकार से रोके जैसे उसने जगन मोहन रेड्डी के मामले में रोका था, जैसे उसने राजस्थान में अशोक गहलोत को रोका था, उसी प्रकार से बिहार में रोकता। लेकिन उसने आंखें मूंदी रखी और चुनाव के एक दिन पहले ही महिलाओं को पैसा मिला और उस पैसे के प्रलोभन में आके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। और उसके बाद फिर SIR की गड़बड़ी, एक एक आदमी द्वारा 3-3, 4-4 वोट देना। अब तो एक नई चीज और खबर सामने आ रही है कि पपीते के पत्ते से वोट चोरी की गई है। अब ये कैसे? आज तक एक पत्रकार ने एक व्यक्ति से ऐसे ही इंटरव्यू ले रहे थे, पूछा कि तुमने वोट दे दिया? उसने कहा हाँ साहब 2 दे दिए। उसने कहा 2 कैसे दे दिए? तो उसने कहा ऐसा है, मेरी माताजी ने बताया कि मेरे 2 वोट आ गए, 2 वोटर ID कार्ड आ गए। एक मेरा शहर का पटना का आ गया, एक गांव का आ गया जो 5-6 किलोमीटर दूर है। तो मैंने पहले पटना में वोट डाला और उसके बाद जाके मैंने गांव में 5 किलोमीटर दूर जाके वोट डाला। तो आज तक के पत्रकार ने पूछा ये कैसे संभव हुआ? भाई जब आप वोट डालते हैं तो आपकी उंगली में निशान लगा दिया जाता है, वो जो निशान होता है वो मिटता नहीं है। तो उसने कहा देखिए ऐसा है कि अगर जैसे ही वो काला निशान लगे उसके कुछ देर बाद भी अगर पपीते के पत्ते से उसको बार बार रगड़ेंगे तो निशान गायब हो जाता है। अब मैंने तो करके देखा नहीं क्योंकि अभी तो मैंने इलेक्शन में वोट दिया नहीं है। इलेक्शन में जो वोट दिया था वो काफी दिन पहले दिया था, हरियाणा का जब इलेक्शन हुआ था तब दिया था। लेकिन अब एक ऐसा गुर पता चल गया कि लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, एक एक आदमी ने 4-4, 5-5 वोट दिए और जिसके लिए ट्रेनें भी चलाई गई हरियाणा से, लाखों लोगों को भेजा गया, लाखों को नाम काटे गए। और उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक का पैसा था उस पैसे का उपयोग उन्होंने महिलाओं को घूस देने में 10,000 के लिए, और चुनाव आयोग ने उसमें रोकने में कोई प्रयास नहीं किया।
तो हम लोगों से ये कहा जाता है, जो आम नागरिक हैं उनसे कहा जाता है कि अगर आप किसी घपले की आपको जानकारी मिले, अगर किसी भी क्राइम की आपको जानकारी हो, तो उस आपका कर्तव्य है उस जानकारी को सरकार तक पहुंचाएं और उसको छुपाएं नहीं, वरना आप भी दोषी हैं। अगर जन ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, अगर ये खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगा रही है कि 14,000 करोड़ के वर्ल्ड बैंक के घोटाले में जो पैसा मिला था एक प्रोजेक्ट के लिए, उसको बिहार में महिलाओं को बांटने के लिए उपयोग कर दिया गया है, तो क्या इसमें जांच बिठा के क्या डायवर्जन ऑफ फंड का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी में नहीं लगाना चाहिए? चुनाव आयोग से क्या ये नहीं कानूनी संगठनों को और न्यायिक व्यवस्था को पूछना चाहिए कि जब आपने राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की स्कीम्स को चुनाव आचार संहिता लगने के बाद रोक दिया था, तो आपने इसको बिहार में क्यों नहीं रोका? और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पैसे बांटे गए थे और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के पास बाकी सब प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा खत्म हो गया है, और जो स्कीम भी वो महिलाओं को बांटने के लिए लगा रही थी, अब उसमें भी केवाईसी देख रही है, इनकम टैक्स रिटर्न देख रही है, और उसमें करीब 45 लाख महिलाओं के अकाउंट से पैसा वापस मांगने की व्यवस्था इसलिए हो रही है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो अगर केवल महिलाओं को पैसा दे दिया जाएगा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे, इंडस्ट्रीज बिहार के अंदर नहीं लगेंगी, तो जो मेन समस्या बिहार की है कि ये जो बिहार की युवाओं को दूसरे प्रदेशों में श्रमिक ट्रेनों में जानवरों की तरह भर भर के जाना पड़ता है, अगर ये पैसा जो 10,000 रुपए था, जो भी है, 1.25 करोड़ में 10,000 का अगर गुणा कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है, और इस बड़े अमाउंट में वहां कम से कम 100 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग सकती थी। तो एक तरफ तो आपने महिलाओं को अच्छा बात है, चलिए आपने दे दिया, 10,000 रुपए दे दिया, लाखों करोड़ों रुपए बांट दिए, लेकिन यही लाखों करोड़ों रुपए अगर इंडस्ट्री लगाने में होते तो बिहार के लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु नौकरी ढूंढने न जाना पड़ता, बिहार के अंदर उनको नौकरी मिल गई होती। अब बेचारी वो महिलाएं 1.25 करोड़ जिनको ये मिला है, उनको तो बात समझना, इतनी दूरदर्शिता रखना तो अपेक्षित नहीं है। तो उन्होंने 10,000 रुपए मिले, अगले दिन जाके उन्होंने न केवल अपना वोट दिया, बल्कि अपनी जो सखियां थी उनसे भी वोट डलवा दिया भारतीय जनता पार्टी को, और बाकी तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी जो कर ही रहे थे, उसके बाद वो लोग चुनाव जीत गए। लेकिन ये जो गंभीर संकेत है कि गुजरात के अंदर आप पैसा नहीं महिलाओं को बांट रहे हैं, वहां तो आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और यहां महिलाओं को पैसा दे रहे हैं या उनके लिए श्रमिक ट्रेन चला रहे हैं कि पैसा लो, थोड़े दिन शांत रहो और ट्रेन में चढ़ के गुजरात में जाके चीप लेबर की तरह काम करो। और ये सरकार जिससे हम अपेक्षा करते हैं एडीसीआई इनकम टैक्स से, कि अगर डायवर्जन ऑफ फंड्स का अगर अनिल अंबानी साहब के साथ सबूत मिलता है और उनको जेल भेजना की प्रक्रिया कर रहे हैं, उन अनिल अंबानी साहब को जिनको आज से 4-5 साल पहले राफेल के मामले में जब सरकार ने एसोसिएट बनाया था, जबकि उनको फाइटर प्लेन्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, उसी समय प्रश्न उठाए गए थे कि उनको क्यों दिया गया, एचएएल को क्यों नहीं दिया गया, लेकिन तब उन्हें दे दिया गया, आज उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही है। तो अगर जांच कराई जाए, वर्ल्ड बैंक का लोन का डायवर्जन हुआ है तो मुकदमा दर्ज किया जाए, नहीं हुआ है तो जो प्रशांत किशोर की पार्टी आरोप लगा रही है उनको दंड दिया जाए, लेकिन जांच न कराना और उसे अनुत्तरित छोड़ना, इसका मतलब यह है जो भी आरोप लग रहा है उसमें सच्चाई है। अगर उसमें सच्चाई न होती तो ये बात बिल्कुल पक्की होती, जैसे हरियाणा के अंदर एक ब्राजीलियन मॉडल 22 वोट दे देती है और चुनाव आयोग कहता है कि प्रूफ नहीं है और एफिडेविट दो, ये बहकाने की बातें हैं। अगर आरोप कोई लगा रहा है, लीडर अपोजिशन ही नहीं, एक सामान्य जनता भी लगा रही है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे भगवान श्री राम ने एक धोबी के कहने में मैया सीता को घर से निकाल दिया, वो गलत किया था उन्होंने, लेकिन तब भी एक मर्यादा उन्होंने रखी थी कि अगर कोई आरोप लगाए या कोई बात कहे तो उसकी जांच होनी बहुत आवश्यक है, उन्होंने बिना जांच के किया था। लेकिन आज की तारीख, चलिए कलयुग है, तो हम ये तो नहीं मानते कि बिना जांच के कोई काम होना चाहिए, लेकिन जांच के बाद जो भी दोषी हैं उसको दंड मिलना बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। आरोप लग रहे हैं, न चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, न सेबी जवाब दे रहा है, न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जवाब दे रही है, और एक दिशा में आंख मूंद के नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस की तरह आगे बढ़े चले जा रहे हैं। देश का भविष्य क्या होगा ये देखेंगे क्या होगा, लेकिन डायरेक्शन गलत है, जांच नहीं हो रही है, न्यायपालिका भी सही निर्णय नहीं ले रही है, सही समय पे नहीं ले रही है। जब सब जुडिस मामला है एसआईआर का, उस समय चुनाव आयोग पूरे देश के बड़े बड़े राज्यों में एसआईआर कराने की प्रक्रिया कर रही है, जबकि सब जुडिस मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन माननीय न्यायालय भी आंख बंद किए हुए हैं। अब देखते हैं भारत के लोकतंत्र संविधान का क्या होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।